नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियां बनी हुई हैं, जिन खबरों पर सबका फोकस है, उन खबरों की हम यहां पर बात करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि फिलहाल उसे और पूछताछ नहीं करनी है, लेकिन अगले 15 दिन में फिर पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है। वहीं सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दिल्ली के साथ हुई लूट और भ्रष्टाचार का न्याय होना अब शुरू हो गया है। सत्येंद्र और मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल जा चुके हैं और उनके आका भी बहुत जल्द उनके साथ होंगे। मनीष सिसोदिया जी की होली तिहाड़ में मनेगी और ये दिल्ली के साथ जो लूट की गई, दिल्ली को जो धोखा दिया गया, उसके इंसाफ की प्रक्रिया शुरू हुई है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब इस कानूनी कार्रवाई को गंभीरता से लेना चाहिए। जिस प्रकार का बचपना वो कर रहे हैं, तमाशा करके, सड़कों पे हंगामा करके, वो बंद करके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपनी गति को प्राप्त हो चुके हैं और इनके जो आका हैं, जिन्होंने ये सब भ्रष्टाचार करवाया है, वो भी बहुत जल्द उसी जगह पहुंचेंगे जहां पे मनीष और सत्येंद्र जैन है। और वहीं इस सब के बीच दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प लिया है। जो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं वो परेशान हो रहे हैं। आज हम सिर्फ दिल्ली की 70 विधानसभाओं पे बुराई पे अच्छाई का विजय का त्योहार मना रहे हैं। और आज दिल्ली की सबसे बड़ी जो बुराई है वो भ्रष्टाचार है, शराब का घोटाला है, जिसके प्रतीक ये तीनों है। इसलिए इनका पुतला फूंका जा रहा है और धीरे धीरे वो समय भी दूर नहीं है जब दिल्ली में सही मायनों में एक अच्छा शासन आएगा और इस भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्ति मिलेगी। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। लगातार वो जो अदालत में कार्रवाई चल रही है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विकास, हम अपने दर्शकों के लिए अगर जानना चाहें तो आज क्या कुछ हुआ है इस मामले में? चंद्रशेखर, आज जो सीबीआई कस्टडी थी वो ख़त्म हो रही थी, जिसके बाद आज मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो स्पेशल जज हैं सीबीआई, उनके सामने पेश किया गया। और आज सीबीआई ने यह कहा कि फ़िलहाल उसको कस्टडी में पूछताछ की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इससे पहले ही सीबीआई एक एप्लीकेशन लगा चुकी थी जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि अक्यूज्ड को फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि कभी भी एजेंसी को उनसे आगे पूछताछ की ज़रूरत महसूस होगी। इसीलिए जैसा कि और मामलों में भी देखा जाता है, एजेंसी ये मांग करती है कोर्ट से कि फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में रखा जाए, ताकि जब भी एजेंसी को ज़रूरत हो तो वो एक एप्लीकेशन लगा के दोबारा कस्टडी ले और पूछताछ कर सके। तो फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बीच उनकी जो जमानत याचिका है उस पर 10 मार्च को भी सुनवाई होनी है। तो ये तो साफ है कि 10 मार्च तक तो मनीष सिसोदिया को फिलहाल जेल में रहना ही होगा और इस बीच में सीबीआई अपनी जांच जारी रखेगी। और अगर किसी समय पर सीबीआई को ये लगता है कि फर्दर इंटरोगेशन की ज़रूरत है तो एक नई एप्लीकेशन राउज एवेन्यू कोर्ट में लगा करके दोबारा हिरासत की मांग की जा सकती है। विकास, क्योंकि सीबीआई की ओर से कहा गया है, सीबीआई की ओर से कहा गया है कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो ये काफी महत्वपूर्ण ये एक स्टेटमेंट हो जाता है जो कोर्ट के अंदर सीबीआई की ओर से रखा गया है। क्या कुछ इसकी पृष्ठभूमि है, क्यों सीबीआई की ओर से ये कहा गया है वहां पर?
चंद्रशेखर, यहाँ पर सीबीआई के वकील ने दो बातें उठाई थी सुनवाई के समय। उन्होंने ये कहा था कि एक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं, छोटे छोटे दिल्ली में बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, उनमें एक तरीके से मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है कि सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक बात आपत्तिजनक ये भी यहाँ पर सीबीआई की तरफ से कही गई कि आपत्ति जताई गई जिस बात पर कि बहुत सारे समर्थक इकट्ठे हो जाते हैं कोर्ट परिसर में। जब भी मनीष सिसोदिया को लाया जा रहा होता है तो नारेबाजी शुरू हो जाती है। आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता है वो वहाँ जमा हो जाते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जब तक ये जो प्रदर्शन है ये इसमें किसी तरह की कोई अशांति नहीं होती, तब तक कोर्ट को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का प्रदर्शन वो यहाँ पर कर रहे हैं कोर्ट परिसर के बाहर। और जहाँ तक मीडिया ट्रायल की बात है तो कोर्ट ने कहा कि इसमें भी वो मीडिया को किसी तरह से कोई डायरेक्शन अभी देने की स्थिति में नहीं है, तो मीडिया अपनी रिपोर्टिंग का काम करे, अपना फैक्चुअल रिपोर्टिंग करे, उससे कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सीबीआई ने इन दोनों बातों पर आपत्ति जरूर जताई थी कि एक मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है और एक लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है एजेंसी पर। जब भी मनीष सिसोदिया को कोर्ट लाया जाता है तो समर्थक घेराव करते हैं, नारेबाजी करते हैं। लेकिन इन दोनों बातों पर फिलहाल कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं है जिसको लेकर के कोर्ट अलग से कोई आदेश पारित करे, एक्यूज्ड को किसी तरह का कोई डायरेक्शन दे। विकास, एक बात और, जो इस पूरे मामले में सीबीआई की ओर से कहा गया है कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है पूछताछ की, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर पूछताछ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसको किस तरह से आप हमारे दर्शकों के सामने एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जब एजेंसी पूछताछ करती है तो एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जाता है। यही बात है कि जो पुलिस आमतौर पर पूछताछ करती है और ख़ास तौर से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो, ये लोग जो पूछताछ करते हैं इनकी क्वेश्चनिंग काफ़ी अलग होती है। तो वो एक ही सवाल मनीष सिसोदिया से हो सकता है जो अभी पूछताछ की गई हो, उसी को दोबारा वो पूछें 2-4 दिन बाद, और जब इनकंसिस्टेंसी अगर निकलती है तो वो एक आधार बनता है। सीबीआई अपनी जो रिपोर्ट तैयार करती है, चार्जशीट तैयार करती है, उसमें तो बहुत लंबी एक फहरिस्त बनाई जाती है क्वेश्चंस की, अलग अलग समय पर सवाल पूछे जाते हैं। जब तक कि आरोपी बहुत ज़्यादा शातिर ना हो वो फिर एक तरीके से जांच एजेंसी के गिरफ्त में आता जाता है, क्योंकि अलग अलग समय पर अगर आप अलग अलग जवाब देंगे या कभी आप उसके बारे में जानकारी देंगे और कभी आप कहेंगे कि आपको जानकारी नहीं है, तो फिर वहाँ पर सीबीआई के पास एक मजबूत केस बनता है। तो इसीलिए एजेंसी इस तरह से पूछताछ करती है। अभी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हो सकता है इनकी यही सवाल अलग तरीके से दोबारा सीबीआई दोहराए, और इसीलिए एक समय दिया जाता है एक्यूज्ड को बीच में। ये एक तरीका है सीबीआई का सच उगलवाने का, आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चनिंग जो की जाती है। तो हमेशा एजेंसी इसीलिए कोर्ट के सामने ये कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन या क्वेश्चनिंग जो थी वो पूरी नहीं हुई है और आगे मौकों पर दोबारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा सकती है। कई बार एजेंसी को कुछ नई लीड्स मिलती हैं, खास तौर से इस मामले में कुछ लोग अप्रूवर भी बने हैं सीबीआई के, तो जो नई लीड्स मिलती हैं वो भी एक वजह होती है। जब कई बार एजेंसीज दोबारा क्वेश्चनिंग के लिए एप्लीकेशन लगाती हैं, हिरासत में लेकर पूछताछ करती हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि फ्रेमिंग इस तरह से की जाती है कि अपने ही जवाबों में कई बार एक्यूज जो है वो फंस जाते हैं जब वो अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग बातें एजेंसीज को बताते हैं। विकास, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार नज़र रखते हैं और कोर्ट में किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है उस पर भी आप नज़र रखते हैं। जो सीबीआई है, जो इसमें जांच एजेंसी है, उसका जो वर्क है वो कितना सॉलिड दिखता है आपको इसमें? देखिए, सीबीआई की जब जांच शुरू हुई थी तो मनीष सिसोदिया कहीं भी एफआईआर में उनका नाम नहीं था, लेकिन सीबीआई ने जैसे जैसे जांच की है, जैसे जैसे मटेरियल उपलब्ध हुआ एजेंसी को, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया पिक्चर में आए और उसके बाद सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, और पूछताछ से जब पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं थी एजेंसी, तब उनको पहले पुलिस कस्टडी में लिया गया और उसके बाद सीबीआई रिमांड में उनसे पूछताछ की गई है। तो एजेंसी ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई है, कई महीनों से जांच चल रही है, और ऐसा पहले मौकों पर भी देखा गया है कि जब जांच शुरू होती है तो बहुत सारे लोगों के नाम उसमें एफआईआर में नहीं होते, या एजेंसी की जो जिनको आप कह सकते हैं कि जो वांछित लोगों की एक लिस्ट तैयार करती है एजेंसी, उसमें नाम नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में लीड मिलती हैं, सीबीआई अलग अलग लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, तो
उप मुख्यमंत्री को, और जिनके पास कई विभाग थे, आबकारी जिसमें घोटाला हुआ है वो है, इसके अलावा कई पोर्टफोलियो में। तो सीबीआई ने अगर कोई आरोप लगाए हैं या सीबीआई पूछताछ की जो बात कर रही है लगातार, उसमें कुछ ना कुछ तथ्य जरूर है एजेंसी के पास, वरना इतने महीनों तक एजेंसी एक तो इंतजार नहीं करती। इस तरह की हिरासत में पहले भी लिया जा सकता था, लेकिन जब तक मटेरियल सीबीआई के पास नहीं था, और खासतौर से चंद्रशेखर जो मनीष सिसोदिया के सहयोगी हैं पुराने, उनमें से जो बयान दिए गए हैं, जो सीबीआई के एक तरीके से विटनेस बने हैं, अप्रूवर बने हैं, उसके बाद सीबीआई के हाथ में ज़्यादा दस्तावेज हैं, ज़्यादा साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया। और अब एजेंसी ये कह रही है कि उसके पास काफ़ी पुख्ता साक्ष्य हैं इस बात को साबित करने के लिए मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह 10:30 बजे सीबीआई के 3 से 4 अधिकारी 10 सर्कुलर रोड पहुंचे और अनुमति लेकर अंदर आए। फिलहाल राबड़ी देवी से पूछताछ हो रही है। इसी के साथ लालू परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लौटे लालू यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। उल्लेखनीय है कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के घोटाले के मामले में दिल्ली की अदालत ने 15 मार्च को पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए यह समन जारी किया है। चार्जशीट में सीबीआई ने लालू प्रसाद के अलावा राबड़ी देवी और 14 अन्य को आरोपित बनाया है। सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री रहते हुए लालू परिवार को रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी के बदले लोगों द्वारा तोहफे में या कम दाम में जमीन दी गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल है। हमारे संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सलमान, सबसे पहले तो हालांकि मोटा मोटी क्या ये केस है, क्यों ये वहां पर छापा पड़ा है, ये सब हमने अपने दर्शकों को बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले इस केस का बैकग्राउंड और क्या कुछ ये पूरा मामला है ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो 2004 से 2005 के बीच जब लालू जी गृह मंत्री थे, उस दौरान का मामला है और बहुत सारी बातें ऐसी आई थी। सीबीआई का जो आरोप है और जो चार्जशीट उसने दायर की है, उसके अनुसार कि बहुत सारे लोगों से इन्होंने जमीनें लिखवाई या फिर गिफ्ट दी या किसी तीसरे पक्ष को जमीन ट्रांसफर करके उसके बाद लालू परिवार के किसी सदस्य को वो जमीन ट्रांसफर की गई। तो इस तरह के आरोप पर सीबीआई जांच कर रही है। और इसी मामले में जैसा कि आपने भी बताया कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है, 15 तारीख को पेशी है। और आज जब ये करीब 4 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ चली है 10 सर्कुलर रोड पर राबड़ी देवी के आवास पर, उसके बाद राबड़ी देवी विधान परिषद पहुंची और हालांकि उन्होंने प्रेस से या मीडिया से कोई बात की नहीं, लेकिन कहा कि कोई नई बात नहीं है, वो तो होते रहता है। और वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये तो रोज का मामला है और कटाक्ष करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई को चाहिए कि हमारे घर में ही अपना दफ्तर खोल ले। तो क्योंकि रोज होता है, वो तो आप मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि वो तो आप जानते ही, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि क्यों हो रहा है। उनका इशारा ये था शायद कि राजनीतिक विद्वेष की वजह से ऐसा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल उनके पिता यानी लालू यादव को भी सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाने वाली है दिल्ली में। तो ये सारा घटनाक्रम रहा। आज का लगभग 4 घंटे की पूछताछ हुई है और मामला वही है, आईआरसीटीसी या रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी में कथित धांधली के मामले पर ही ये सीबीआई पूछताछ कर रही है। सलमान, क्या ये तेजस्वी यादव से जो वहां पर बातचीत हुई है उससे ये साफ हुआ है कि कल सीबीआई लालू यादव से भी पूछताछ करेगी दिल्ली में? हाँ, ऐसा ही कहा उन्होंने। चलते चलते ये कहा कि वो उसमें नई बात क्या है, वो तो मतलब लालू जी से भी कल पूछताछ होनी है। तो ये बात सामने आई है।
और आपको क्या लग रहा है अभी इस मामले में, क्या तेजस्वी यादव से भी कोई पूछताछ हो सकती है वहां पर? ऐसा उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन अगर मतलब जो सम्मन आया है और कोर्ट का सम्मन है, तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीबीआई पूछताछ करे। कोर्ट में जवाब देना होगा सीबीआई को, तो वो भी उस मामले को पुख्ता करना चाहेगी। सलमान, ये मामला कोर्ट पे भी ये मामला चल रहा है, वहां पर भी सम्मन जारी किए गए हैं, साइड बाय साइड सीबीआई अपना काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। इस सब के बीच क्योंकि जिस तरह की जो बयान आ रहे हैं, जो आपने बताया, वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक विद्वेष की भावना का आरोप वहां पर लगा रहे हैं। तो अगर हम बिहार की बात करें तो इस पूरे मामले का वहां पर राजनीति में क्या कुछ असर वहां पर देखा जा रहा है? देखिए, आज का जो घटनाक्रम है उसमें हुआ ये कि तेजस्वी यादव निकले थे, राजभवन में कोई कार्यक्रम एक था, और वहां से वो विधानसभा चले गए। वहां पर उनको पता चला कि सीबीआई की टीम के राबड़ी देवी के घर पहुंची है। तो वो जाहिर सी बात है कि वो विधानसभा में थे उस समय, वापस लौट के आए और वहीं बयान दिया उन्होंने पहले तो, और फिर आए। तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी उस समय वहीं थी, और जैसे ही सीबीआई की पूछताछ समाप्त हुई है और वो उनके बंगले से सीबीआई की टीम निकली है, तो उसके बाद जो है राबड़ी देवी विधान परिषद पहुंची 3 बजे, पौने 3 बजे के आसपास, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये बुरा घटनाक्रम रहा, और जैसे ही ये खबर मिली थी कि सीबीआई की टीम पहुंची है, वैसे ही राजद के कार्यकर्ता और नेता जो विधानसभा में थे वो भी, और जो बाहर थे जिनको पता चला था, वो गेट पर पहुंच गए बंगले के, और वहीं नारे लगाने शुरू कर दिए। और फिर कई लोगों ने बयान भी दिया, राजद के नेताओं ने, कि ये सारी कार्रवाई 2024 की तैयारी है और इसके पीछे सीधे सीधे भाजपा का हाथ है, राजनीतिक विद्वेष है। वहीं विधान परिषद में बाइट देते हुए नितिन नवीन, जो पिछली सरकार में मंत्री थे जब भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वो तो भरना पड़ेगा ही, आप आरोप आप कुछ भी लगाइए, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है वो अपनी जगह पर है। जी चंद्रशेखर। सलमान, क्योंकि ये जो आरोप है ये काफी गंभीर है और अपनी तरह का एक अलग ही ये मामला है, जहां पर नौकरी के बदले जमीन लेने या उसको कम दाम में लेने, इस तरह का जो आरोप लगाया गया है, तो जो अन्य राजनीतिक दल हैं वहां पर, वो क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इस पर अभी तक? देखिए, कांग्रेस ने भी वही लाइन अपनाई है, और जो सहयोगी दल हैं उनका भी यही कहना है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण है। और तेजस्वी ने भी आज ये कहा कि देखिए, कोई नया मामला तो है नहीं, और ये समय समय पर उठता रहता है, ऐसा उनका आरोप था कि चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए अभी तो ये और होगा। मतलब जो मैं अगर उन्हीं के शब्दों में कोट करूं तो उन्होंने कहा कि ये अभी और होगा, और हम अब इससे, ये हमारी आदत पड़ चुकी है, इस मामले में कुछ नहीं है, फिर भी सीबीआई को मोहरा बना करके इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन लोगों का संकेत यही है कि चूंकि राजनीतिक बदलाव हुआ है बिहार, राजनीतिक रूप से बीजेपी बैकफुट पर चली गई है, तो अब राजनीतिक विद्वेष के कारण जो है वो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। अपोजिशन का जो यहाँ पर जो महागठबंधन के साथ के लोग हैं, उनका यही कहना है। शुक्रिया आपका सलमान, बहुत बहुत ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब हम बात करते हैं त्रिपुरा की, क्योंकि अभी अभी उत्तर पूर्व में विधानसभा चुनाव हुए हैं 3 राज्यों में, और त्रिपुरा में माणिक साहा भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। 8 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य ने अगरतला में डीडी न्यूज से बात करते हुए ये बात कही। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के 8 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। स्वामी विवेकानंद मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा आईपीएफटी गठबंधन त्रिपुरा में 60 सदस्यीय विधानसभा में 33 सीटें जीतकर सत्ता में लौटा है।
हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, क्योंकि इस मामले को लेकर के त्रिपुरा में किस तरह से सरकार का गठन होना है, क्या कुछ वहां पर सरकार किस तरह की बनेगी, इसको लेकर के अगरतला में भी लगातार बैठकें चल रही हैं, दिल्ली में भी लगातार बैठकें चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस वक्त? जी देखिए चंद्रशेखर जोशी, दिल्ली में मैराथन बैठक हुई थी। हम जानते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो उत्तर पूर्व के नेता हैं उनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री उसमें मौजूद थे। दरअसल उस मंथन के बाद यह तय हुआ था कि विधायक दल की बैठक आज 5 बजे के बाद अगरतला में बुलाई जाए और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है, जिसमें औपचारिक तौर पर सर्वसम्मत से माणिक साहा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। प्रतिमा भौमिक जो उन्होंने प्रस्ताव रखा उनके नाम का विधायक दल के नेता के तौर पर, और उसे सर्वसम्मत से जो विधायक मौजूद थे उन्होंने सर्वसम्मत से उस प्रस्ताव को पारित किया। तो अब बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर माणिक साहा और कुछ और नेता राज्यपाल के पास जाएंगे दावा पेश करने। औपचारिक तौर पर 7:30 बजे का समय रखा गया है जब राज्यपाल से मुलाकात कर औपचारिक तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। आज जो बैठक हुई बीजेपी विधायक दल की अगरतला में, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर यह बैठक खत्म हुई। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रभारी के तौर पर, राज्य प्रभारी के तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद थे और नॉर्थ ईस्ट समन्वयक जो उत्तर पूर्व के समन्वयक बनाए गए हैं बीजेपी के संबित पात्रा, वो भी मौजूद थे इस बैठक में। और साथ ही साथ असम के अहम एक मंत्री हैं जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पे भेजा गया था, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। और साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित विधायक है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक के साथ इस बैठक में मौजूद थे। इसमें सर्वसम्मत से माणिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया। और अब जैसा कि हमने बताया कि 7:30 बजे राज्यपाल भवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी और उन्हें दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का औपचारिक तौर पर। जबकि हम जानते हैं कि 8 तारीख को एक भव्य समारोह की तैयारी हो रही है शपथ ग्रहण की। शैलेंद्र, आप लगातार आप बीजेपी को कवर करते रहे हैं और इस वक्त आप अगरतला में मौजूद हैं, वहां पर लगातार जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं उन पर आपकी नज़र बनी हुई है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब जब वहां पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है और ये भी साफ हो गया है कि माणिक साहा ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्या कुछ चुनौतियां इस सरकार के सामने अब होंगी वहां पर? देखिए, हम जानते हैं कि एक लंबे समय तक वामपंथी शासन के बाद जब 5 साल पहले बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी तो एक तरह से चौंकाया था। जब त्रिपुरा में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई थी तो निश्चित तौर पर उसके बाद से हमने देखा कि त्रिपुरा विकास के नए नए प्रतिमान गढ़ता नजर आया। और जब से माणिक साहा मुख्यमंत्री बने, जो बदलाव हुआ था, उसके बाद हमने देखा कि कई जो चुनौतियां थी उन पर बहुत बेहतर तरीके से और आगे काम हुआ। खासतौर पर जो कुछ हिंसा की जो घटनाएं होती थी, एक तरह से कहें त्रिपुरा में शांति का माहौल बनाने में बहुत उस पर प्रयास हुए और उसमें सफलता भी मिलती हुई दिखाई दी। जो चुनौतियां हैं वो इस बात को लेकर है कि किस तरह से उस विकास की प्रक्रिया को, विकास की रफ्तार को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। त्रिपुरा जो अब एक तरह से देखें विकास के मामले में कई प्रतिमान गढ़ चुका है। दूसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल गठन में हमें देखना होगा कि कौन कौन मंत्री शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर माणिक साहा के साथ जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, कौन कौन से नए चेहरे होंगे या फिर कौन मंत्री होगा, तो इस पर एक नजर जरूर होगी। लेकिन निश्चित तौर पर जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार है और त्रिपुरा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है उस पर और तेजी से काम होगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता होगी
जो हमें लगता है कि अभी शांति का जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास जिस पर सफलता मिली है उत्तर पूर्व में, न केवल त्रिपुरा में बल्कि हम जानते हैं कि असम और बाकी उत्तर पूर्व में जो अष्टलक्ष्मी जिसे कहते हैं राज्यों में, उस पर हमने देखा है कि तमाम समूहों से बातचीत करके एक शांति स्थापना का काम पूरी तरह से उत्तर पूर्व में हुआ है। तो वो शांति कायम रहे और निश्चित तौर पर त्रिपुरा विकास के शैलेंद्र, एक अंतिम सवाल आपसे हम जानना चाह रहे थे, इस पर बहुत जोर होगा। ठीक है शैलेंद्र, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाह रहे थे कि हमारे चैनल के साथ बातचीत में जो त्रिपुरा बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर वहां पर आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में होम मिनिस्टर मौजूद होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद होंगे। किस तरह की ये तैयारी की जा रही है, संक्षेप में बताइएगा। देखिए, जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू भट्टाचार्य से बातचीत की थी आज से तकरीबन अभी 1-2 घंटे पहले, तब उन्होंने इस बात को विस्तार से बताया था कि कैसे एक प्रमुख तौर पर तैयारी हो रही है, जिसमें होली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, कई केंद्रीय मंत्री होंगे और उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों और तमाम अन्य बीजेपी शासित राज्यों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है, जब त्रिपुरा में लगातार एक तरह से देखें सत्ता में वापसी हुई है 5 साल सत्ता में रहने के बाद। क्योंकि त्रिपुरा परंपरागत तौर पर देखें तो बहुत मजबूत जड़ों वाला बीजेपी का राज्य नहीं रहा है, लेकिन बीते 5-6 वर्षों में हमने देखा है कि बहुत जड़ें मजबूत हुई हैं, गहरी हुई है बीजेपी की, और 5 साल सफलतापूर्वक सत्ता चलाने के बाद फिर से जनता ने अपना भरोसा कायम रखा है बीजेपी के प्रति। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए, और इसी खबर के साथ हम अपना एक खास कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।